वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डीएलएड एंट्रेंस का आज साइंस का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास अपलोड हो चुका है, जाके वीडियो को चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज साइंस का जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न पे बात करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति समान है। अश्वशक्ति कहते हैं हॉर्स पावर, जिसको हम लोग कहते हैं एचपी। जैसे कहीं मोटर खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है हाफ एचपी या 1 एचपी या 2 एचपी। तो एक अश्वशक्ति समान है किसका? 1 किलोवाट का, 746 वाट का, या 1 वाट का, या 1 जूल का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक अश्वशक्ति जिसको हम लोग एचपी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हॉर्स पावर कहा जाता है, वो जो है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बिजली के एकक यानी 1 किलोवाट घंटा से क्या हो सकता है? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जा सकता है। ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर 1 दिन पूरा चल सकता है। ऑप्शन सी है टेलीविजन 6 घंटा चलाया जा सकता है। उपयुक्त सभी कार्यों को अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर को 1 दिन पूरा जलाया जा सकता है 1 किलोवाट घंटा के हिसाब से। 1 किलोवाट आपके पास अगर बिजली है तो आप जो है रेफ्रिजरेटर को पूरा दिन चला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस होती है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या सभी का मिश्रण? पेट्रोलियम गैस में जो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और कई सारे गैस हैं जो मिश्रण है सबका, यानी कि इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो यहाँ राइट होगा, सभी गैसों का क्या है वो मिश्रण है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, और प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। एक तत्व के समस्थानिक में यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या जो है उसमें भिन्न होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, निर्भर करता है कि व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, व्यवसाय पर निर्भर करता है, या सभी पर निर्भर करता है? तो संतुलित आहार जो है वो व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की स्थिति पर और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी सभी पर संतुलित आहार निर्भर करता है, आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, उसका जो कार्य है उस पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति यानी कि फसलों में जो है उपज का नया तरीका जिससे फसल का उत्पादन अधिक हो, तो किसका उत्पादन वृद्धि हुई? किसका उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं का, धान का, मकई का, या तिलहन का? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गेहूं का। हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं का उत्पादन में काफ़ी बढ़ा, गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गौ वंश की नस्लें यानी गाय की नस्लें हैं 32, 7, 25 या 5? तो इसका जो आंसर होगा सीधा सीधा 25 होगा। भारतवर्ष में जो है, भारत में गाय की जो नस्लें हैं वो 25 किस्म की हैं और भैंस की जो नस्लें हैं, भैंस की नस्लें जो है वो 5 किस्म की हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्यान्नों के भंडार के दौरान उष्मा के उत्पादन का कारण है फोटो का ग्रसन, वायुमंडलीय दबाव में कमी, आर्द्रता में कमी, या नमी की अधिकता और कथक वृद्धि? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। खाद्यान्न के भंडार के दौरान उष्मा के उत्पादन का कारण है नमी की अधिकता और कथक में वृद्धि। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है 14% से कम, 16% से 18%, 20% से 24%, 26% से अधिक। जब खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है तो नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 14% से कम होनी चाहिए नमी की मात्रा, तभी खाद्यान्नों का भंडारण किया जा सकता है और वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ जो है बिल्कुल राइट है, 14% से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक का मतलब होता है कि जो गुण उनके बाप दादा में जो रोग है वो रोग फैलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको अनुवांशिक बीमारी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन है मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा, एम्बियोसिस। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है।
अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है या कौन सा परत रोकता है? सूर्य में जो है एक पराबैंगनी किरण होता है जो हमारे लिए जो है मनुष्य के लिए खतरनाक है, उसकी स्किन पे पड़ता है तो उसको स्किन कैंसर और खुजली वगैरह की बीमारी हो सकता है। तो उसको रोकने का काम कौन करता है? उसको रोकने का काम करता है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओजोन। ओजोन परत जो है उस गैस को, उस किरण को रोकने का कार्य करता है, ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वीवीआई प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाता है वायुमंडल में तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ताप जो है बढ़ेगा, ताप की मात्रा जो है बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ताप जो है बढ़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं भूगर्भ से, वायुमंडल से, सागर तल से, पर्वतों की चट्टान से। आंसर जो होगा इसका वो होगा सागर तल से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। मैग्नीज नोड्यूल सागर तल से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु यानी कि जिसमें कई धातु मिला हुआ हो, एक से अधिक धातु। सोना, लोहा, जस्ता या पीतल। इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा, सॉरी पीतल होगा इसका, लोहा नहीं होगा, पीतल होगा इसका आंसर। पीतल जो है दो धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा अधातु उपलब्ध है? अधातु की मात्रा सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन का। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है एल्काइन, कोयला, पेट्रोलियम, हीरा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हीरा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? ऑप्शन ए है रेयन, ऑप्शन बी है नाइलॉन, ऑप्शन सी है रुई, ऑप्शन डी है पॉलीस्टाइरीन। संश्लिष्ट रेशा नहीं है तो नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि रुई जो है एक प्राकृतिक रेशा है। बाकी तीनों जो है रेयन, नाइलॉन और पॉलीस्टाइरीन जो है ये संश्लिष्ट रेशा है। ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशा है रुई। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ जल में हुआ, वायु में हुआ, पृथ्वी पर हुआ, अंतर तारकीय आकाश में हुआ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जल में। जीवन का प्रादुर्भाव जो है वो जल में हुआ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? उपयोगी नहीं है तो रेशम का कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड यानी भृंग जिसको कहते हैं, लेडी बर्ड भृंग। तो नहीं पूछा गया है, नहीं पर ध्यान दीजिए यहाँ पे। घरेलू मक्खी, रेशम का कीट से रेशम निकलता है, मधुमक्खी जो है शहद बनाता है, लेकिन घरेलू मक्खी जो है इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ राइट होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम यानी कि जब वो आराम करता होगा, तो लगभग जो है 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।